हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा के द्वारा जब संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संविधान जिस समय पारित हुआ अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके पूर्णतः पारित किया गया है, तो उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आपका सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। मूल रूप से मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? आप बोलोगे 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आप बोलोगे 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, और जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो वर्तमान समय में संविधान में धाराओं की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? आपका सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन सी राज्यों का संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। और वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? आप बोलोगे 28 राज्य हैं। और कितने संघ शासित प्रदेश हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। और भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी, और दोस्तों अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और अगर आपको नागरिकता संबंधी भाग पूछे कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तब आपका सही आंसर होना था भाग 2 में। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद पूछा जा चुका है, तो भाग 2 के किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक तो हमारा भाग 1 है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हमारा भाग 2 नागरिकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला अनुच्छेद 12 से 35 ये हमारा भाग 3 है, मूल अधिकार, और अनुच्छेद 36 से 51 ये हमारा भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान हमको नागरिकों के लिए, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए मूल अधिकार निश्चित किस अनुच्छेद में प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारतीय संविधान इस देश के जो नागरिक हैं उनको, उनके लिए जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 है, और यहाँ पे अनुच्छेद पूछा गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आपको बताना है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अनुच्छेद 16 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे लोक नियोजन में अवसर की समानता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अनुच्छेद 14 पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 23 में क्या किया गया है? आप बोलोगे बालाश्रम प्रतिषेध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? तो आपको बताना है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान है, और अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राष्ट्रपति के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख हम भाग 5 के अंतर्गत करते हैं। और अनुच्छेद 52 के तहत क्या होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होता है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन, यानी कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर पुनर्निर्वाचन की योग्यता किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 57। यहाँ पे सही दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी दी गई है? तो आपको बताना है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 में 6 मूल स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी मूल स्वतंत्रताएं? आप बोलोगे 6 मूल स्वतंत्रताएं। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का फर्स्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए 6 मूल स्वतंत्रताओं का प्रावधान है और ये जो 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं किस अनुच्छेद में हैं? आप बोलोगे अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में अर्थात अनुच्छेद 19 के ए में या फिर आप बोलो अनुच्छेद 19 के क में ये प्रेस की स्वतंत्रता है और इसी को हम वाक की स्वतंत्रता बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 में 6 मूल स्वतंत्रताएं रखी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये सारे स्वतंत्रताएं, ये 6 मूल स्वतंत्रताएं ये अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपका सही आंसर होगा संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? आप बोलोगे अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? आप बोलोगे क्या बोलोगे? और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा था कि संविधान की आत्मा कहा था। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताना है कि उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अगर भाग के संदर्भ में बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। लेकिन आपसे संविधान का अनुच्छेद पूछा गया है तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी 37 से 52।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और भाग किस में है? आप बोलोगे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से अनुप्रेरित है? आपका सही आंसर होगा आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है ये किस में उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में किया गया है क्या कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार करती है, किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है? और आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपको बताना है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में? दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 11। तो ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे वर्तमान समय में हैं, लेकिन मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है कि नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। कितने? आप बोलोगे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वें क्रम का संविधान जो संशोधन है ये कब होता है? 1976 में। तो 1976 में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? आप बोलोगे 10। और वर्तमान समय में कितने हैं? आप बोलोगे 11। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया है संविधान में? आप बोलोगे कि संविधान में एक 86वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है। कब? 2002 में। और 2002 में 11वें क्रम का हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसका समावेश कर दिया जाता है संविधान में। तो चलिए अगला सवाल है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कहाँ पे रखा गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का ए में रखा गया है। अनुच्छेद 51 में रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में हमारे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में चर्चा की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 का ए। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 का ए, या फिर आप बोलोगे अनुच्छेद 51 का क। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आप बोलोगे राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 53।
तो अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, अर्थात आप बोलोगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? आप बोलोगे अमेरिका के संविधान से। और इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन, लोकसभा अर्थात राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी सदन लगा सकता है, किंतु राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, अनुच्छेद 61। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अब आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे कि आपको अभी अवगत करवाया गया है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख होता है। और आपको पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में क्या होता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि लोकसभा मतलब मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आप बोलोगे राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में ऐसा उल्लेख है। और अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, ऐसा उल्लेख भी अनुच्छेद 75 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 75। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अर्थात मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के गठन के संदर्भ में आधारभूत नियम निर्धारित किए गए हैं। किस अनुच्छेद में? आप बोलोगे अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अर्थात आपको बताना है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है? अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का क्या होता है? एक महान्यायवादी होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आप बोलोगे राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला सवाल क्या ध्यान रखोगे कि महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में, ये आपको ध्यान है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन
महान्यायवादी न तो लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है, किंतु वो किसी भी सदन में जा सकता है, वाद विवाद कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे अनुच्छेद 88 में किया गया है ऐसा उल्लेख। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अनुच्छेद 53 यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अगला भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 79 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे संसद का उल्लेख है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? आप बोलोगे 6 माह होना चाहिए। लेकिन आपको बताना है कि ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में उल्लेखित है अर्थात वर्णित है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? आप बोलोगे राष्ट्रपति के पास होता है। किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसा उल्लेख किसमें है? आप बोलोगे अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 306, ऑप्शन बी अनुच्छेद 308, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे अनुच्छेद 108 में। लोकसभा अर्थात अथवा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप बोलोगे लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वही सवाल है, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपको धन विधेयक के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपसे परिभाषा पूछी जा चुकी है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? आप बोलोगे लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित है, अर्थात भारत की संचित निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी अनुच्छेद ये भारत की संचित निधि के कोष से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है अध्यादेश जारी? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तब आप बोलोगे अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। तो चलिए अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर भी महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है, ऐसा उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय फिर से, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 138, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 139, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137। तो ऐसा जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कि विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवध कर होगी। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 144। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 141। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 141 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो भारतीय संविधान में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, आपका सही आंसर क्या होगा। ऐसा जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो जिला न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 233, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिला न्यायालय का जो जज होता है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सवाल आपके लिए है, ये आपको बताना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद / राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अर्थात कानून का प्राथमिकता
प्रदान करती है। ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 245 में। ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245 में। तो चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये किसके पास होती हैं? आप बोलोगे केंद्र के पास। किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 251, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 254। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे अनुच्छेद 252 में ऐसा उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख किया गया है? विधि बनाने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 216 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 249 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उन समझौतों को लागू करने के लिए कोई नया कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होता है? संसद के पास। किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि ऐसा जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी केंद्र तथा राज्य के बीच में संबंध, प्रशासनिक जो संबंध है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252 से 256, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 से 280, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक ऐसा उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऐसा जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपको बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 292, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे अनुच्छेद 263। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये कब हुआ? आप बोलोगे 1990 में। तो 1990 में क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद
368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 का घ, 31 का घ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 का क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, ऐसा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संपत्ति का ये जो मूल अधिकार था ये पहले मूल अधिकार था, किंतु इसको कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार कब बनाया गया है। आप बोलोगे कि 44वें संविधान संशोधन, और 44वें क्रम का संविधान में संशोधन कब होता है, तो आप बोलोगे 1978 में। तो 1978 में इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। तो ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 308, ऑप्शन बी अनुच्छेद 309, ऑप्शन डी अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 311। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 311। ऐसा जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, ऑप्शन डी अनुच्छेद 314। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की क्या होती है अखिल भारतीय सेवाएं होती है। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक होती है IAS, एक IAS होती है, दूसरा IPS होता है IPS, और तीसरा IFS। और इस IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा IPS की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा IFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।